सभा करने का अधिकार, ठीक है, असेंबली एसोसिएशन का अधिकार, चारों तरफ घूमने का अधिकार, ठीक है, व्यवसाय करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जो कि हट गया, इसके अलावा जॉब करने का अधिकार, ठीक है। 29 आपका कल्चरल राइट्स है, 2930, और 326 मतलब वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो इस तरीके के अधिकार हैं जो इनको नहीं मिले हैं, ये केवल और केवल भारतीयों को मिला है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखना, केवल और केवल भारतीयों को दिए जाने वाला ये अधिकार है। क्लियर है? अब इसमें एक एक आर्टिकल को हम देखते हैं। आर्टिकल 5 कभी नहीं पूछेगा, तो बस एक बार बस याद रख लो, बाकी 5, 6, 7, 8 उस समय के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। जिसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप ये मत बोलो कि सर पढ़ाई नहीं। आर्टिकल 5 बोलता है कि 26 जनवरी 1950 को किन किन लोगों को आप नागरिकता दोगे, ठीक है, बस इतना ही जानो, बाकी इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि 26 जनवरी तो चला गया, ठीक है, 1950 वाला, 2025 वाला आएगा, ठीक है। तो ये हम इसको अभी कंसिडर नहीं करते, ये उस समय के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 6 जो है, देखो जब हम आज़ाद हुए और पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश बना, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भी भारत आना चाह रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान साइड में रह रहे हैं लेकिन आना कहाँ चाह रहे हैं, भारत में। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, इनको भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना, तो इनको भी हम क्या कर दिए, नागरिकता दे दिए। क्लियर है? लिखिए 6वां को। इसमें एक डेट दिया गया 19 जुलाई 1948, ठीक है, ये डेट को ध्यान से समझना। 1947 में ही हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, ठीक है, लेकिन हमने डेट दिया 19 जुलाई 1948। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं उनको हम ऐसे ही नागरिकता दे देंगे, ठीक है, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है भारत में, उसको नागरिकता देंगे, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीने तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को नागरिकता देंगे, लेकिन हमने एक डेट फिक्स कर दिया कि इस डेट से अगर आप पहले आते हो तो आपको ऐसे ही नागरिकता मिल जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर इस डेट के बाद आते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीने तक इंतजार करनी पड़ेगी। क्लियर छे? फिर आ जाओ आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बोल रहे हैं कि मान लो कोई भारतीय है, एक्चुअली क्या था कि बहुत पहले ही ऐसा पता चल गया था, इतिहास में पढ़ोगे आप लोग, कि भारत जो है आज़ाद होने के साथ साथ 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। अब जब 2 पार्ट में डिवाइड होने की खबर मिली तो प्रॉब्लम ये होने लगा कि पहले से ही कुछ भारतीय पाकिस्तान चल दिए, उनको थोड़ी पता था कि पाकिस्तान इतना हरामी देश बन जाएगा, नहीं पता था ना, तो इन लोग चले गए। अब जब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की सिचुएशन पता चला तो ये वापस आना चाहने लगे, ठीक है, तो अब इनको भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसा नहीं बोला जाता ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो भूला नहीं बोलते, बहक गया था, ठीक है, गलत रास्ते पे चला गया। तो ये जो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस आना चाहता है, इसको भी हम क्या देंगे, नागरिकता देंगे। लेकिन इसमें भी हमने एक डेट फिक्स कर दिया, वो डेट था 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 हमने डेट फिक्स कर दिया कि अगर उसके बाद आएगा तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन लगाएंगे, उससे पहले अगर आ गया तो फिर हम क्या कर देंगे, ऐसे ही नागरिकता दे देंगे। तो 6 आपको बोलता है कि जो पाकिस्तान से भारत है, 7 बोलता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गया है और अब वापस आ रहा है, तो इसको भी नागरिकता देंगे। ये वाला केवल इधर से बोल रहा था, ये वाला इधर जाओ फिर आओ, ठीक है। तो 6, 7 क्लियर हो गया। अब आ जाओ 8 पे। आर्टिकल 8 देखो, उस समय पे वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था, तो कुछ लोग बाहर गए थे लड़ने भारत से, अब उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि जो बाहर से, मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बाहर से भारत में आ रहे हैं, ठीक है, किसको छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़कर, अगर कोई बाहर से कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो उसको भी हम नागरिकता देंगे, ठीक है। तो ये बाहर वालों के लिए नागरिकता लेने के
भारत का ही हो लेकिन भारत के बाहर रहता हो, जब हम आज़ाद हुए उस समय पे। ठीक है, चलो आगे देखो। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 सिंपली आपको बताता है कि आप डबल सिटीजनशिप नहीं रख सकते। डबल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता। तो रखोगे कैसे? तो आप रखोगे सर सिंगल सिटीजनशिप। क्या रखोगे? सिंगल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप रखने का मतलब है कि किसी अन्य देश की नागरिकता आप नहीं रखोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 9 क्या बोल रहा है कि किसी दूसरे देश का अगर आप नागरिकता लेते हो तो आप भारत से भगा दिए जाओगे नहीं, मतलब नागरिकता छीन लेंगे हम। भारत में रहोगे बट एज अ विदेशी। ठीक है, इसको लिखिए। आर्टिकल 10 बोलता है कि आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं की जाएगी जब तक कि आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करो। ठीक है, आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं की जाएगी तब तक कि आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम या असंवैधानिक काम ना करते हो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 11 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, पार्लियामेंट मतलब संसद, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना सकता है। काहे के लिए? नागरिकता के संबंधी। मतलब अगर पार्लियामेंट को लगे कि मुझे लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट कल के दिन कोई भी कानून बना सकता है। और इसका यूज आज इतना हुआ कि बहुत बार हुआ। अभी मैं बताऊंगा कि इससे रिलेटेड संसद जो है तुरंत कानून बनाया और बाद में उसमें संशोधन भी करते गया। तो इसी में हमको एक कानून पढ़ना है, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 हमको पढ़ना है। और इसको पढ़ने के अलावा इसमें बाद में संशोधन भी हुआ बार बार, उसको भी हमको पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, एक्ट 1955। ये जो कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये सिंपल आपको 5 तरीका देता है नागरिकता लेने के और 3 तरीके देता है क्या करने के? नागरिकता छोड़ने के। ठीक है, तो 5 तरीके दे रहा है नागरिकता लेने के और 3 तरीके देता है नागरिकता छोड़ने की। 5 तरीके कौन कौन सा है इधर देखते जाओ और लिखते भी जाना। पहला है जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे मतलब बाय बर्थ। दूसरा है वंश के आधार पे मतलब बाय डिसेंट। तीसरा है भूमि, भूमि को मतलब एक्वायर कर लिए तो क्या बोलते हैं? भू क्षेत्र सम्मिलित होने पर, भू क्षेत्र सम्मिलित होने पर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, चौथा फॉर्म भर के मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण द्वारा बोल सकते हो आप, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन। और चौथा
पांचवा हो गया देसीकरण द्वारा, मतलब नेचुरलाइजेशन। ठीक है, ये 5 तरीके हैं जिसके आधार पे आप नागरिकता ले सकते हो। ये कौन बोल रहा है? नागरिकता अधिनियम 1955। और 3 तरीका है जिससे कि आप नागरिकता छोड़ भी सकते हो। मान लो आपको नागरिकता छोड़नी हो तो 3 तरीके हैं जिससे कि आप नागरिकता क्या करोगे? छोड़ोगे। कौन कौन सा? उसको भी लिख लो। नागरिकता का परित्याग, परित्याग का मतलब रिनाउंसिएशन। ठीक है। दूसरा है आपका टर्मिनेशन, बर्खास्त। बताऊंगा इसको डिटेल में भी। बर्खास्त। और तीसरा है आपका डेप्रीवेशन, मतलब वंचित कर देना। डेप्रीवेशन मतलब नागरिकता से वंचित कर देना। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे कि आपको नागरिकता छीनी जाती है। 5 तरीके लेने के और 3 तरीका क्या करने के? छोड़ने के। क्लियर है? चलो एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल तो जरूरत नहीं है, थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं। बाय बर्थ, बाय बर्थ कैसे देते हैं? मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ डेट का, उसको आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपसे इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट बना लो आप। ज़्यादा नहीं है, 2 चार्ट दूंगा, 2 चार्ट में आपको 3-3 डेट याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 एक याद रख लो। इसके अलावा 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 19 काम करो 87, 48 बोल रहा हूँ, 87। सुबह से क्लास रहती है ना, क्या बोलता हूँ, ये भी शाम के क्लास तक ना पूरी एनर्जी खत्म हो जाया रहती है। चलो ये सेम इधर 1 जुलाई 1987 से ऑन आफ्टर एंड बिफोर 3 दिसंबर 2004, एक कम होगा। तीन दिसंबर 2004। एक और कीवर्ड देता हूं, वो कीवर्ड याद रखना, काम हो जाएगा आपका। ये बहुत ही इजी था, मैं समझा रहा हूं अभी क्या है, बहुत ही आसान था। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा टफ किया गया, मतलब कठिन किया गया, और इसको बहुत कठिन कर दिया गया, वेरी कठिन। देख रहे हो, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, वेरी कठिन, बहुत हार्ड। ठीक है, बहुत हार्ड। तो ये चीज़ें एक्चुअली में आपको 2 ही डेट याद रखने, ये तो डेट याद ही रहता है, संविधान लागू हुआ था, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या किया? बाय बर्थ, मतलब जब भी आपका भारत की धरती पे अगर जन्म हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगी। 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक अगर आपका जन्म भारत की टेरिटरी में हो रहा है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इजी था, जन्म हुआ नागरिकता मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, जन्म बस होना है, नागरिकता दे देंगे। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक अगर भारत में जन्म हो रहा है और अगर कोई एक, ठीक है, फादर और मदर में अगर कोई एक भारतीय हो तो आपको नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हार्ड कर दिए कि अभी तक क्या था, जन्म बस ले लो नागरिकता मिल जाएगी, अब आपके फादर या मदर में से कोई एक भारत के नागरिक होने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे बढ़ गया 3 दिसंबर 2004 के बाद कि फादर और मदर दोनों होने चाहिए, और अगर कोई एक है तो दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब गलत तरीके से भारत में आया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया, तो इजी, टफ, वेरी टफ। ठीक है,
शुरू में बोल रहे हैं कि अगर आपका इस बीच में जन्म हो जाता है भारत में तो आप भारत के नागरिक कहला जाओगे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप भारत में जन्म ले रहे हो लेकिन आपके मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का नागरिक उस समय पे होने चाहिए। तीसरा क्या बोल रहे हैं इसके बाद कि अगर आप भारत में जन्म ले रहे हो तो मम्मी या पापा में से कोई एक तो भारत का होना चाहिए, लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। इलीगल माइग्रेंट का मतलब है कि गलत तरीके से भारत में आना, जैसे बिना सरकार को बताया जाना, या तो आप आए लेकिन जैसे ही आए आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है, वीज़ा लेके आते हैं, वीज़ा जैसे यहाँ आए वीज़ा आपका ख़त्म हो गया तो आप इलीगल माइग्रेंट माने जाओगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। मटेरियल मिल जाएगा, बस ऐसे चार्ट बना के आप लिख लो, बाकी थोड़ा सा डिटेल में इसको लिख लेना उधर बगल में जो मैं कीवर्ड दिया हूँ। समझ में आया? दूसरा चलें। दूसरा है बाय डिसेंट, मतलब वंश के हिसाब से। वंश क्या होता है? आपके पापा के बाद आपको, आपके बाद आपके बच्चों को, ठीक है, उसके बाद उनके बच्चों को, जिसको बोलते हैं वंश के हिसाब से। मोस्टली लोगों को इसी के हिसाब से मिलता है, हमें तो इसी के हिसाब से मिला है, ठीक है। इसमें भी एक सेम वही चार्ट बना लो, इजी रहता है याद रखना। बुक में ऐसे चार्ट नहीं मिलेगा बट यहाँ पे बना सकते हो। 1950 हो गया, उसके बाद 10 दिसंबर 1992, यही सेम डेट यहाँ पे भी रहेगा, 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004। सेम थर्ड में भी 3 दिसंबर 2004। ये सेम डेट यहाँ पे लिख सकते हो, ये सेम डेट यहाँ पे भी। ये पहले टफ हुआ करता था, बाद में इसको इजी किए और अब तो बहुत इजियर हो गया है, ठीक है। एक और कीवर्ड लिख लो यहाँ पे, चलो बताऊंगा इसको क्या कीवर्ड है। देखो 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक अगर आपको इसके हिसाब से भारत की नागरिकता लेनी है तो आपके पापा भारतीय होने चाहिए। केवल पापा अगर आपके भारतीय हैं तभी आपको मिलेगा, मम्मी भारतीय हो तो ही मिलेगा। तो पहले क्या होता था, मान लो कोई लड़की है विदेश में जाके शादी कर ली तो उसको नागरिकता नहीं मिलता था, उसके बच्चे को, ठीक है, उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी भारतीय है, पापा तो है नहीं। तो इस समय पीरियड तक 1992 तक, याद रखना ये डेट 1992 में संशोधन हुआ था। 1992 तक ये बोला गया कि अगर केवल आपके पापा हैं तभी आपको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद 1992 में संशोधन किया गया और बोला गया कि 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक अगर कोई भारत का नागरिकता लेना चाहता है इसके थ्रू, तो फादर या मदर में से कोई एक होना जरूरी है। दोनों होंगे तो हम दे देंगे, ठीक है। फादर भी हो मदर भी हो, अगर दोनों में से कोई एक है तो हम दे देंगे उसको नागरिकता, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद इस कानून में फिर से बदलाव किया गया और बोला गया कि फादर प्लस मदर तो होंगे, ठीक है, दोनों तो होंगे ही, साथ में आपको अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग का मतलब है कि आप ये लिख के दोगे कि आपका जो बच्चा है वो किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता नहीं लिया है। अगर किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता लेके रखा होगा और हमें पता चल गया तो हम उसकी नागरिकता क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक बहुत कठिन था, केवल फादर अगर आपके भारतीय हैं तभी आपको नागरिकता मिलेगी। दूसरा बहुत इजी, मतलब इजी हो गया कि पापा या मम्मी में से कोई एक भी भारतीय है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा, दोनों तो होने ही चाहिए, साथ में आपको अंडरटेकिंग लेना है, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है किसी विदेशी देश में क्या किया है? नागरिकता नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि अगर वहां लिया होगा तो यहां से हम हटा देंगे, ठीक है। इसको लिख लो, हो गया, मिटा दूं। चलो तीसरा है, तीसरा क्या है?
भू क्षेत्र सम्मिलित होने पर, भू क्षेत्र सम्मिलित होने पर नागरिकता, ठीक है, भू क्षेत्र सम्मिलित होने पर नागरिकता, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान के चलो कि आप किसी बाहर के देश को भारत में मिला लिया, जैसे एग्जांपल सिक्किम हो गया, जैसे एग्जांपल गोवा हो गया, आपको बताया था ना गोवा बाद में आया था, ठीक है। तो सिक्किम और भारत को जो नागरिकता मिली यहाँ के लोगों को, हमने इसी के थ्रू दिया। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ठीक है, कब मिलाया गया था, 1970, याद है कल याद करके आना 5 में, ठीक है। चलो, तो जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो वहां के सारे लोगों को ऑफर किया होगा कि आप भारत के नागरिक बन जाओ, तो इसी के थ्रू करना होता है कि सबको एक ही बार हम ऑफर करते हैं, जिसको जिसको भारत की नागरिकता लेनी है वो यहाँ से आके ले लेगा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो बस, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। हो गया इतना। चौथा और पांचवा को एक ही बार बताता हूं। चौथा पांचवा, ये क्या था, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, मतलब पंजीकरण के द्वारा, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन, और इधर देसीकरण। आप लोग दोनों में टॉपिक दोनों में डालोगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। केवल हिंदी लिखते हो क्या, दोनों लिख लिया करो। क्या ना, कई बुक क्या होता है हिंदी अलग नाम दे देता है, तो इंग्लिश कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो एक्चुअल मटेरियल जितना भी बनता है ना वो इंग्लिश में ही बनता है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। हिंदी में ट्रांसलेट मटेरियल ही आपको मिलेगा, बहुत रेयर होता है कि हिंदी के मटेरियल मिलती है। चलो, तो ये दोनों जो है बाहर के देशों को, कोई अगर हमारे देश में मिलना चाहता है, बाहरी है, भारतीय नहीं है और हमारे देश में मिलना चाहते हैं, तो हम उनको नागरिकता देते हैं, किसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू। अब दोनों को हम अलग अलग क्यों रखें, इसके बारे में आप जानो। कुछ ग्रुप है, जिन ग्रुप में अगर आप हो तो हम आपको यहाँ पे देते हैं, अन्यथा वहाँ पे देते हैं। कैसे, अगर आप मान लो कॉमनवेल्थ के मेंबर हो, कॉमनवेल्थ क्या होता है, कॉमनवेल्थ सर ये है, कुछ गुलामों का समूह है, ठीक है। जब हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए तो सारे गुलाम मिलके एक कॉमन ग्रुप बना लिए कि हम साथ में रहेंगे, और इसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है। अगर आप कॉमनवेल्थ नेशन मतलब जितने भी ब्रिटेन के गुलाम थे, अगर उसके मेंबर हो तो आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी इसके थ्रू मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी हिंदुस्तानी से मैरी कर लिए, हिंदुस्तानी मतलब भारतीय से आप शादी कर लिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नागरिकता। या फिर तीसरा है ओसीआई। ओसीआई क्या होता है बताता हूँ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब जो जिसका रूट जो है वो भारतीय हो। ओसीआई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ओसीआई कार्ड होता है, पीआईओ पहले चलता था, पीआईओ और ओसीआई दोनों। अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आपको भारत में आने से कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कोई अदर से मतलब परमिशन वगैरह नहीं लगेगा, हर बार जाके सबको बताना नहीं पड़ेगा पुलिस थाने में। तो ये चीज़ें होती है ओसीआई का फ़ायदा। अब इस ग्रुप में आप हो तो आपको मिलेगा पंजीकरण द्वारा। इसमें आपको 7 साल भारत में रहने पड़ते हैं, तब जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इस ग्रुप में नहीं हो तो आप इधर के थ्रू नागरिकता ले सकते हो। इधर के लिए आपको 12 साल रहने पड़ेंगे। अब ये 7 साल और 12 साल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये जो 7 साल है उसको हम बांटते हैं कि आज जैसे आप फॉर्म भरे उससे 1 साल पहले आपको लगातार रहना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आज आपने क्या किया, फॉर्म भर दिया, तो उससे 1 साल पहले तक आपको लगातार रहना पड़ेगा। उससे पहले का हम 8 साल चेक करेंगे, और इन 8 सालों में से आपको मिनिमम 6 साल भारत में रहने पड़ेंगे। तो ये 6 और ये 1
प्लस कितना हो गया 7 साल, ठीक है। तो 1 साल लगातार रहना है और उससे पहले के 8 साल में से आपको 6 साल रहने, तो इस तरीके से 7 साल हो गया। इधर 12 साल को आज आपने फॉर्म भरा, 1 साल तो पूरा लगातार रहना है, ठीक है। इसके अलावा इधर हम 14 साल देखेंगे और इन 14 सालों में से आपको मिनिमम 11 साल रहने पड़ेंगे, ठीक है। तो 11 ये हो गए और एक ये हो गया, दोनों को मिला के कितना हो गया 12 साल रहने के बाद आप फॉर्म भरते हो तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये था 5 तरीके की नागरिकता। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा 5 तरीके की नागरिकता हो गई। अब देखते हैं कि ये 3 तरीके से नागरिकता आपकी छीनी कैसे जाती है। पहला देखो, आप स्वयं से नागरिकता को क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है। तो आप अपना नागरिकता का परित्याग कर दे रहे हो कि मैं अब नागरिक नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने खुद ही क्या कर दिया, स्वयं परित्याग कर दिया। दूसरा, टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना का मतलब है कि आप किसी और जगह की नागरिकता ले लिए और भारत को अभी तक आप इन्फॉर्म नहीं किए हो, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी, ठीक है। आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तीसरा, आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो, आप अगर कोई असंवैधानिक काम कर रहे हो, ठीक है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। और ये है फ्रॉड कंसीडर किया जाता है कि आप फ्रॉडगिरी करके नागरिकता लिए हो। अगर आप फ्रॉडगिरी करके नागरिकता लेते हो तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये दोनों पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये दंड के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसको क्या देखते हैं, दंड के रूप में माना जाता है, देखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपकी पूरी नागरिकता का चैप्टर, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। उसके बाद हमने नागरिकता अधिनियम देखा 1955 का, और उसके बाद 55 के बाद 1987 में सुधार हुआ, 1992 में सुधार हुआ एंड 2004 में सुधार हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसमें 5 तरीके से नागरिकता लेने होते हैं और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ने हैं। रिवाइज कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू आज के लिए।